आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्यों के संबंध में है। तो उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल ये 6 है। तो सभी के बारे में हम वन बाई वन अच्छे से हम जानेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य होते क्या है, ठीक है। उसके बाद ही आपको मालूम हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों की बात अगर यहाँ पर हो रही है तो इसकी बस आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसको मतलब वो नहीं करना है कि जो है रट लें। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित रीजन है, क्षेत्र है जो सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और उन्हें विकसित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक वर्ड आया सरकार। सरकार के द्वारा इन चीजों की स्थापना होती है और ये चीजें जो है वन्य जीवों के संरक्षण और उनके विकास से संबंधित ये उद्यान होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे आप लोग। अब मैं ये वन्य जीव अभयारण्य की डेफिनेशन आपको सुनाऊंगा, तो अब आपको मालूम हो जाएगा दोनों में क्या अंतर है। एक तो आप जान चुके हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य जो है क्या होते हैं, तो देखिए वन्य जीव अभयारण्य एक प्राकृतिक आवास है जो सरकारी या निजी एजेंसियों के स्वामित्व में है। अब यहाँ पे देखिए सरकारी या निजी एजेंसियों के स्वामित्व में, यहाँ पे दो ये नाम आ गए, या तो सरकारी या निजी स्वामित्व, निजी एजेंसियों के स्वामित्व में है, और जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है। ठीक है, समझिए आप लोग। दोनों की डेफिनेशन या ये मीनिंग जो है अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। राष्ट्रीय उद्यान में केवल एक शब्द आया था कि सरकार के द्वारा ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो संरक्षित किए जाते हैं और वहां पर वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के कार्य होते हैं। और वहीं इसके अपोजिट में अभयारण्य क्या होते हैं, ये सरकारी या निजी एजेंसियों के स्वामित्व में होते हैं, हो सकते हैं, और इसमें जो है ये पक्षियों और जानवरों की विशेष या प्रजातियों की सुरक्षा होती है। यानी कि संरक्षण होता है, विकास। और अभयारण्य वाला सेंस में जो विकास नाम का चीज नहीं आया है। इसका मतलब है कि यहाँ केवल उन जीवों का संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने हेतु अभयारण्यों की आवश्यकता होती है और इसका विकास किया जाता है, जो कि एक नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल आवास में रखा जाता है। ठीक है। तो अब इतनी ही मैं ये चीजें बताऊंगा। अब आप लोगों को ये डिफाइन हो गया होगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ ये बंधन है। अब ये क्या-क्या बंधन है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि ये अत्यधिक ये प्रतिबंधित होता है और लोगों तक आच्छादित जो है जो भी पहुँच की अनुमति नहीं होती। यानी कि ये इतना प्रतिबंधित होता है कि इसमें बिना अनुमति आप राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और वहीं अगर अभयारण्य की हम बात करें तो यहाँ पर प्रतिबंध जो है कम होते हैं और यह आम जनता के लिए खुला रह सकता है। तो ये भी पॉइंट इन दोनों को डिफाइन करने के लिए सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है कि राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज और आती है कि यदि किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवों की रक्षा करना, यह इसका राष्ट्रीय उद्यान का लक्ष्य होता है। यानी कि ये प्राकृतिक, ऐतिहासिक और वन्य जीवन की रक्षा करना होता है। लेकिन वहीं अभयारण्य की हम बात करेंगे तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्य जीवों और उनके आवासों की ये व्यवसाय, ये व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए इनकी स्थापना होती है। ठीक हो गया। मतलब एक शुद्ध अर्थों में कहोगे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वन्य जीवों के लिए संरक्षण और विकास के लिए बनाए जाते हैं, उत्थान के लिए बनाए जाते हैं। वहीं अभयारण्यों की स्थापना वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में सुरक्षा देने से संबंधित होता है। बस इतनी चीजें ये जो है सफिशिएंट है। अब हम बढ़ेंगे इसी के साथ में। अभी कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं राष्ट्रीय उद्यान पे। अभी ये सेशन जब समाप्त होगा तो आप लोगों से मैं यही डेफिनेशन एक लाइन में पूछूंगा। तो इसलिए आप जिस भाषा में या जिस वे में आपने समझा है उसको आप डिफाइन करेंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों की सीरीज में हम जो है पहले राष्ट्रीय उद्यान पे आते हैं जिसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी जानते हैं कि यह एशिया और भारत का सर्वप्रथम और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उस समय राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के ये नाम से स्थापित हुआ था। 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो हेली जी गवर्नर थे उस समय। ठीक है, तो उनके नाम पे
अ, इस ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ठीक हो गया? तो जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जो कि यह जो है भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है? और स्वतंत्रता मिलने के बाद में इसका नाम जो है क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क, यानी कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। यही एक ये अभी हाल ही के ग्रुप सी के एग्जाम में दिया गया था कि रामगंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक हो गया? इसके बाद में अब क्या होता है, अब लेकिन 1957 में ये नाम फिर से परिवर्तित होता है और फाइनली ये महान प्रकृति ये प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, ये ब्रिटिशर्स थे। ठीक हो गया? तो इनकी स्मृति में एक बार फिर से इनका ये रामगंगा नेशनल पार्क का नाम जो है बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है? जिसको भी डिस्प्ले अगर साफ नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, या फिर आपके वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। तो बाकी सभी को विजुअल है ना? एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 नाम ध्यान में ये रखिएगा। 1936 में इसकी स्थापना होती है, उसका जो नाम होता है हेली राष्ट्रीय ये उद्यान है, और फिर इसके बाद में इसका नाम परिवर्तित होता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर 1957 में इसका नाम परिवर्तित होकर फाइनली रखा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है? तो अब हम जान लेते हैं कि यह किन-किन जिलों में फैला है और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इसकी जो एरिया है ये 520.82 वर्ग जो किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और ये किन जिलों में फैला है, तो ये पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल 2 जिलों में फैला हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो केवल नैनीताल जिले में ही स्थित है, तो इसलिए ये दोनों में ही स्थित है, और जबकि पौड़ी जो गढ़वाल में इसका अधिकतम भाग ये मिला हुआ है। ठीक है? चलिए, तो इस पार्क में, इस राष्ट्रीय उद्यान में जनपद नैनीताल के डिकाला में प्रवेश द्वार जो बनाया गया, जहाँ से जा सकते हैं, और इस पार्क के मध्य में ये पाटली दून भी स्थित है। ठीक है? एक ये एरिया है, बीच में स्पेस है, तो ये भी स्थित है उसी के बीच में। और हम आगे बढ़े तो देखो, एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कभी भी ये आ सकता है कि इसी राष्ट्रीय यानी कि इसी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का ये पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र भी घोषित किया गया है। तो यह भी आ सकता है, कभी भी ध्यान में रखिएगा। और 1973 ये हमारे 2 विश्वविद्यालय से संबंधित हैं इस राज्य में। कौन-कौन से हैं बताइए मुझे, अगर मालूम है तो। हम बढ़ते हैं आगे। तो संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद में ये जो इस पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर क्या हुई? वृद्धि हुई है, और इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हाथी परियोजना किया है। और अभी ये कई बार ये भी सवाल आ चुका है कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये भी इसमें तो नहीं लिखा है, लिख लो या फिर याद कर लो। हाथी परियोजना की शुरुआत जो होती है 1992 में हुई थी, और इसका मेन जो उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है? 1992 1992 में से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक है? चलिए, आपने सही आंसर दिया। 1973 वाला मैंने पूछा था। 2 विश्वविद्यालय, गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आते हैं। ज्ञातव्य है कि राष्ट्र के सभी उद्यानों में सर्वाधिक ये पर्यटन जो है इसी उद्यान में आते हैं। तो ये भी कभी एक बार ये पूछा गया था कि सर्वाधिक ये पर्यटन जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। यहाँ पे इसके बाद में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और फिर तीसरे नंबर पर आता है फूलों की घाटी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल बताया भी था कि इंटरव्यू में भी ये कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अब 2012 में अब यहाँ पर कुछ होता है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण के संबंध में 2012 में होता है। क्या होता है कि पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित जो है कर दिया गया है। 500 मीटर का मतलब है आधा किलोमीटर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका ये जो है ये क्षेत्र है, मान लीजिए ये किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है।
तो इसके जो चारों ओर ये जो आधे किलोमीटर की जो दूरी होगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइलेंट जोन घोषित होंगे। मतलब वहां पर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कारखाने, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी वजह से जानवरों को क्या हो, परेशानी हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2012 से ये लागू हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। अब 13 में क्या होता है कि इसी वाले पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया है। आ सकता है ये भी, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है ये। अच्छा, और ये 2013 में कौन सी आपदा आई थी और किस नदी में आई थी, ये आंसर आपको देंगे। तो मैं साथ साथ में ये बहुत सारे सवाल आप लोगों को बीच बीच में रिवाइजन के लिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, तो घबराइएगा नहीं। चलिए, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में हम आते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब जो हम जानते हैं कि यह किस जिले में है, तो यह है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम, संबंधित जनपद, स्थापना और उसका एरिया जो कितना है। तो फिलहाल इतनी चीजें आप लोगों को, चार ये चीजें आप लोगों की जुबान पर रहनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे नवीन और सबसे ये पुराना और या सबसे छोटा और या एरिया में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है। ठीक है, तो इस वाले सेंस में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अभी आएगा आगे सब कुछ। तो चलिए, उत्तर काशी जनपद में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका जो एरिया है 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है देहरादून में से इसका संचालन होता है। ठीक हो गया, यानी कि ये गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संचालन कहाँ से होता है, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में इसका है जो है हेडक्वार्टर है, यहाँ से इसका संचालन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब बात यहाँ पर आगे है, उत्तरकाशी में है ये, यानी कि उच्च हिमालय ये रेंज में है। तो अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वहां पर जानवर कौन कौन से हैं। तो ये भूरा भालू, कस्तूरी ये मृग, हिम तेंदुआ, यज भरल और काला भालू आदि। तो ये नाम इसलिए आप लोगों को रिवाइज में करा रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों से इसी में से कोई सवाल पूछ दे कि हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाता है। तो कम से कम एटलीस्ट ये आपको ध्यान में रहेगा कि जो हिमालय रेंज की जो भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनमें ये चीजें पाई जाएंगी। और जो निचले इलाकों में है, जैसे ये राजाजी नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है, और ये कार्बेट नेशनल, ये नीचे वाले इलाकों में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हिम तेंदुआ और कस्तूरी ये ये दो चार ऐसे जानवर हैं जो कि नीचे वाले ये इलाकों में नहीं होते हैं। ठीक हो गया, तो इस सेंस में भी आपको ध्यान में जो है रखना है। चलिए, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो अब ये किस जनपद में है, तो चमोली जनपद में है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये चमोली में है, नंदा देवी। और फूलो, इसके बाद में चौथा नंबर पे आएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों ही कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक हो गया, तो इन दोनों की स्थापना जो हुई थी वो एकदम सेम वर्षों में हुई है। तो दोनों को रटने का कोई वैसा तो नहीं है कि आपको रखना पड़ेगा। दोनों को ध्यान में रखो। दोनों ही कहाँ पर है, नंदा देवी और फूलों की घाटी, दोनों ही है चमोली में। और दोनों की स्थापना जो हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1982 में, 1982 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब नंदा देवी और फूलों की घाटी, अब ये दोनों ही कहाँ है, ये हिमालय रेंज की श्रेणियों में है, हाइट में है, काफी हाइट में है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल संरक्षित रूप में वहां पर पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हिमालयन भालू नंदा देवी में, स्नो लेपर्ड। हाँ, एक ये भी सवाल पूछा गया था, मैं कल बता नहीं पाया था। राजा जी नेशनल जो पार्क के बारे में मैंने आपको 3 सवाल बताए थे ना, इंटरव्यू में ये पूछे गए थे। तो इनमें से एक चौथा सवाल ये भी था, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि ये पूछा गया था कि ये जो स्नो लेपर्ड जो है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है,
तो बस मैं इसी का आंसर दे नहीं पाया था, बाकी सारे मैंने आंसर दिए थे। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पीसीएस या लो पीसीएस का इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे ये चीजें काम आएंगी। और अगर आप लोग जो ग्रुप सी के लिए या पुलिस के लिए आप लोग लगे हैं तो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिए। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। और इस पार्क का, नंदा देवी जो पार्क है, इसका जो मुख्यालय है जोशीमठ में। ठीक हो गया। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं, फूलों की घाटी। तो फूलों की अगर हम घाटी की बात करें तो चलो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, जो ये स्नो लेपर्ड का सवाल जो ये पूछा गया था, ये इसलिए मैं इसका जवाब दे नहीं पाया था क्योंकि 2013 में इंटरव्यू मैंने दिया था। ये लोअर की बात है, ठीक है। और अपर वाला तो 2015 में दिया था। तो उस समय ये छोटे मोटे ऐसे थे पॉइंट जो मेरे से रह गए थे, तो इसलिए जो है ये कमियां फिर से आप लोगों के साथ में ना आए, तो इसलिए आप लोग इसको देख लो अच्छे से। चौथे पॉइंट पे आते हैं, फूलों की घाटी। तो अब ये भी कहाँ है, चमोली में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जोशीमठ में है। फिर इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज और, फूलों की जो घाटी है, ये 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित भी किया है। इंपोर्टेंट ये लाइन है और ये पूछी भी जा सकती है कभी भी, इसलिए ये 2005 को ध्यान में रखना। ये फूलों की घाटी ही राष्ट्रीय उद्यान ऐसी है, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत की श्रेणी में 2005 में शामिल किया, ठीक है। और इसी घाटी में पुष्पावती नदी भी बहती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। आप लोगों में से कोई अगर चमोली से है तो उसको तो ये सब चीजें मालूम होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फूलों की घाटी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और हम जान लेते हैं। तो फूलों की घाटी को खोजने का जो श्रेय जो है ये दिया जाता है पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ को दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, सन 1931 में कामेट पर्वत पर जाते समय स्माइथ गंधमादन पर्वत की श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्हें फूलों की घाटी के दर्शन हुए। अब ये 1931 का ये वही सन है जिस समय हमारे उत्तराखंड के इतिहास में कुछ हुआ था। क्या हुआ था, कल मैंने बताया भी था। आंसर देंगे आप लोग सभी लोग। चलिए आगे हम बढ़े हम। अब देखिए, फ्रैंक स्माइथ की एक प्रसिद्ध ये बुक है, ये भी पूछी जाती है, द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है, और या इस द वैली ऑफ फ्लावर का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है फूलों की घाटी से, ठीक है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है बस। आगे हम बढ़ेंगे तो अच्छा, दो चीजें और आती हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन भी कहा गया है, ठीक हो गया। और नंदन कानन जो बुग्याल है ये फूलों की घाटी से ऊपर स्थित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इनकी जो ये रचना है मेघदूत, इसमें जो है फूलों की घाटी को क्या कहा है, अलका कहा है, ठीक है ना। अच्छा, कालिदास के दो तीन इनकी ये लेखन है। एक तो ये मेघदूत हो गया, और कौन कौन के मतलब इनसे संबंधित कौन कौन से लेखन है, कोई है जो कुछ आंसर दे सकता है, क्योंकि पूछा कभी कभी एग्जामों में दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास के द्वारा रचित लेखन है ना। तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, और बताओ जब तक मैं बढ़ता हूँ आगे। और फूलों की जो घाटी है इसी को जगन्मादन, बैकुंठ, बुंडियाल और पुष्पावली, ये पुष्परसा और फ्रैंक स्माइथ ये घाटी, तो इन नामों से या इन उपनामों से भी जाना जाता है। तो इसलिए सारे नाम आपके माइंड में ध्यान में रखने पड़ेंगे। याद अगर ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे बात आपके माइंड में होने चाहिए कि ये भी इसी घाटी का नाम है, ठीक है। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो है जब राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी ना,
तो इससे अगर पहले की हम बात करें तो यहाँ पर जो है 2 या 3 जो है वन्य जीव ये बिहार थे पहले, ठीक है? तो इनको आपस में क्या कर दिया गया, ये मिला दिया गया और मिलाकर 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई और वो वन्य जीव विहार कौन-कौन से थे? सारे नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उनमें से एक था मोतीचूर वन्य जीव विहार। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। आप लोग जब आप लोगों को इसकी लोकेशन भी बता दूँ, देखिए जब आप लोग हरिद्वार से जब आउटर में निकलते हैं देहरादून की ओर, तो आगे जो है जंगल वाला रास्ता आता है, ठीक हो गया? फिर वहाँ से आगे जाके ऋषिकेश का भी जो है रास्ता आता है आगे, ठीक है? तो वो जो एरिया है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का ही पार्ट है, ठीक है? तो वहाँ पर जो कई सारे लेबल वहाँ लगे होंगे आज भी, जिसे पहले जो है मोतीचूर वन्य जीव विहार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना? आप सभी ने ये चीज़ देखे होंगे, देहरादून गए भी होंगे, तो वो एरिया ही पूरा ये है। चलिए अब इसके क्षेत्रफल की बात हम कर लें, तो 1820 यानी कि 820.42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है चीज़ है कि ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, यही ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 3 जिलों में ये फैला हुआ है। ये जा सकता है कहीं पर भी, ठीक है? अनोखा है, देहरादून, हरिद्वार और ये पौड़ी। तो इत तो 3 जनपदों में ये फैला हुआ है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, ठीक है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, चलिए अब ये राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान सभी राष्ट्रीय उद्यानों में वायु क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अच्छा, इससे पहले भी अभी एक उत्तरकाशी का ही नाम आया था, तो वहाँ पर कौन-सा वन्य जीव विहार है? तो यानी कि उत्तरकाशी में 2 हो गए, चमोली में भी 2 हो गए और राजाजी नेशनल जो पार्क है ये 3 ये जिलों में फैला हुआ है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है ना? तो सारे अब आपको वन बाय वन सारे ध्यान में आ चुके होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? तो वह माइंड अपना जो है जो घुमाओ और इनको रटो मत, इनको समझ जाओ कि ये कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं आगे वन्यजीव विहार जो कि बाद में इसका नामकरण हुआ था, तो इससे इस भाषा में भी इसको जो पुकारा जाता है अभयारण्य के नाम से भी इसको पुकारा जाता है या फिर वन्यजीव अभयारण्य भी इसे कहा जाता है, ठीक है? और मैंने दोनों की डेफिनेशन आपको दे दी है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की डेफिनेशन। तो इनमें हम इसमें भी चलते हैं। तो कौन-कौन से हैं वन्यजीव विहार या फिर अभयारण्य? तो ये पहला आता है गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका कितना है? 485 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका है, ठीक है? और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक हो गया? तो अभी इसको अच्छे से देख लो, फिर एक समराइज़ रूप में आपसे मैं आपको समझा भी दूँगा, पूछूँगा भी। तो चलिए, अब देखो जो भी वो भी उत्तरकाशी या चमोली में है ना, तो बस ये माइंड में रखना है आप लोगों को जनरली उत्तरकाशी वाले में कि स्नो लेपर्ड, ये कस्तूरी मृग, जो ऐसे जो ये पशु हैं, एनिमल हैं, जो जनरली हिमालय रेंज की श्रृंखला में ही पाए जाते हैं, वो इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित भी हैं, ठीक है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार यानी कि केदारनाथ अभयारण्य। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है? और ये 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह 2 जिलों में फैला है, ठीक है? चमोली और ये प्रयाग में ये फैला हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या है? स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन ये काला भालू और ये भूरा भालू, कस्तूरी मृग आदि ये मेन एनिमल के नाम आपको ध्यान में रखने हैं और ये बात हो रही है कहाँ की? ये केदारनाथ वन्यजीव विहार की। तो ये भी क्या है? हिमालय क्षेत्र का ये रीजन है, तो इन क्षेत्रों में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं, तो क्या ये राजाजी नेशनल पार्क या काबिट नेशनल वाले पार्क में क्या ये जो है पाए जा सकते हैं? जल्दी से मुझे हाँ या ना में आंसर दो, बढ़ता हूँ आगे।
तीसरा पॉइंट आता है अस्कोट वन्यजीव विहार, यानी कि अस्कोट अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट यानी कि जनपद ये पिथौरागढ़ में है। ठीक हो गया। चलिए, और इसमें कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। देखिए, ये जो कुछ ऐसे अभ्यारण्य हैं जो कि जिनकी स्थापना लगातार हुई है। देखिए, 86 में अस्कोट वाला हुआ, 87 में सोना ये नदी वाला है, ठीक है, और अभी 88 में भी आएगा। और ये 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको ये दिया जा सकता है कि बाई स्थापना की बढ़ते क्रम में, यानी कि आगे जो बढ़ते हुए सालों में इनकी स्थापना का सीरीज आपको लगाने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है आपका विंसर वन्यजीव विहार। विंसर अल्मोड़ा से संबंधित है और ये उनकी स्थापना 88 में हुई थी। देखिए, अभी 86 में हमने देखा, 87 में भी स्थापना हुई है और 88 में भी हुई है। ठीक हो गया। तो अब ये लाइन से है तो उनको ध्यान में आप लोग अब रख लीजिएगा। और ये 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, जनपद अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए, छठवां आता है आपका मंसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये 1993 में इसकी स्थापना होती है और 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जनपद देहरादून में। तो यानी कि ये सबसे छोटा अब तक हमने ये देखा। ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका सातवां पॉइंट है नंदोहर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, जिला नैनीताल और नंदोहर नदी के समीप में इसका ये हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग जो है किलोमीटर में है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि बाई क्षेत्रफल सबसे छोटा वन्य जीव या अभ्यारण्य जो है कौन सा है? अभी मैंने बताया था ना, तो वो जल्दी से मुझे बताइए। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और आपके अभ्यारण्य के बाद में तीसरा जो नंबर आता है उसे बोलते हैं संरक्षित संरक्षण आरक्षित। ठीक है, अब ये जो कौन-कौन से हैं, तो ये भी है 4-5 हैं, ये आप इसके बारे में भी जान लो। हालाँकि ये भी इन दोनों का ही ये मिला-जुला ये रूप होता है। ये भी नेचुरल ये हैबिटेट है जिसमें जो है वन जीवों की सुरक्षा की जाती है और ये इन दोनों का ही मिला-जुला रूप होता है, राष्ट्रीय उद्यान और इनका अभयारण्य का। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और अब ये कौन-कौन से हैं, फिलहाल तो इसमें इसके बारे में डिटेल नहीं आता है। बस आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि यह किस जिले में है। तो जो फर्स्ट है आपका आसन वाला, तो ये किस जिले में है? देहरादून। आसन बैराज का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, देहरादून में ही है ना? तो ये समझ लिए ये उसी के ही नाम पे, उसी के आस-पास है। फिर दूसरा आता है झिलमिल, ठीक है? तो ये हरिद्वार में है। ये झिलमिल वाला कहाँ है बता दूँ आपको मैं, जब हरिद्वार से जंगल के रास्ते जब आप देहरादून को आप जाते हो ना, ठीक है? तो अभी तो वहाँ पे हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो उसी के बीचों-बीच में ही आता है, जाते समय, यानी कि हरिद्वार से जब आप निकल जाएँगे डोईवाला जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचने वाले होंगे, तो उसके आस-पास के से ये शुरू हो जाता है, ठीक है? झिलमिल आदित्य चित्तित, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, ये इसलिए फ़ेमस है, यहाँ पे बारहसिंगा पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा और बाकी इसकी ये स्थापना और ये एरिया के संबंध में ये जनरली सवाल नहीं आते हैं। तीसरा पॉइंट है ये है पावरगढ़। तो इसकी स्थापना जो 12 में हुई थी, 2012 में, और ये कहाँ पर है? नैनीताल में, ठीक हो गया? नैनीताल में। चौथा है आपका नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो 2015 में ये पक्षियों के संरक्षण के लिए हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। तो ये पक्षियों के लिए, तो ये नैना देवी का नाम आप ध्यान में ये रखिएगा। नैना देवी मंदिर भी नैनीताल में ही है ना? तो उसी के ही नाम से आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये कहाँ पर है, नैनीताल में है। और 2015 में इसका क्या हुआ था, में पक्षियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ 1-2 ऐसे वाले ये पॉइंट भी हैं जो कि एग्ज़ामों में दिए जाते हैं, ठीक है? अब स्थलीय ये प्राणी उद्यान भी है कुछ, वही आपका यही है आपका लास्ट। तो अब ये कौन-कौन सा है इसके बारे में हम देख लेते हैं।
गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ठीक हो गया। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और क्षेत्रफल के बारे में जनरली पूछा नहीं जाता है, कहाँ पर है, तो नैनीताल में है। ये कई बार आ चुका है सवालों में, ये कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए साइबेरियन जो टाइगर है वो मुख्यतः यहाँ पर पाया जाता है, ठीक हो गया। बाकी सारे ये चीजें आप लोगों ने ये सारे नाम देखे होंगे। साइबेरियन अगर टाइगर का नाम आएगा तो ये ध्यान में रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। और बाकी इसमें और कुछ इसमें खास नहीं, वृक्षों की बात आती है तो ओक यहाँ पर और ये ओक और ये बाज आदि ये वृक्ष यहाँ पर क्या होते हैं, मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए, अब इसी के सेंस में जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत में नंदा देवी और फूलों की ये जो घाटी है, इन दोनों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। मैंने फूलों की घाटी के बारे में बता दिया था, 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और नंदा देवी की बात करोगे तो 1988 में ये शामिल हो चुका था, ठीक है। तो इन दोनों को बेहद इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों ही चमोली में है और दोनों ही राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना एक ही सन में हुई थी, 1982 में, ठीक हो गया। और ये दोनों ही क्या है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, लेकिन अलग अलग वर्षों में। तो ये वर्ष आपको ध्यान में अब यहाँ पर रखने हैं, ठीक है। 1972 तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना ये हुई थी, ठीक है। और ये किस लिए हुई थी, ये कस्तूरी ये मृगों के संरक्षण के लिए हुई थी 1972 में, इम्पोर्टेंट है। चलिए, और इसमें सबसे एक ये इम्पोर्टेंट आता है आपका ये वाला, ठीक है। और एक आपका आता है ये है आपका टाइगर वॉच। तो 1991 1992 में ये टाइगर वॉच योजना शुरू हुई थी और हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए ये योजना हाँ। तो टाइगर अगर टाइगर वॉच की बात आएगी तो 1991 टू 92, और हिम तेंदुओं की सुरक्षा की अगर बात आएगी तो 1990 टू 1991। तो ये दोनों ही योजना को आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में अभी ऊपर हमने देखा था 1986 में ये कस्तूरी ये मृगों के विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ में अस्कोट कस्तूरी ये मृग अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1986 में। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में आप लोग रखिएगा। अच्छा, इससे अगर थोड़ा सा पहले हम जाएं तो 1982 का शब्द ध्यान में ये रखिएगा, क्योंकि इस समय चमोली में के जो कांचोला खर्ग में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी, बस ठीक है। तो इतनी चीजें ही आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और बाकी चीजों को ध्यान में ना भी दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन था वो उसी से संबंधित था, और ध्यान में आप लोगों को रखना है। और आप लोगों में से इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर भी करेंगे और लाइक करें।